हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 13 साउंड। नाउ हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका एक पीरियड जो स्कूल में चल रहा है वो ओवर हो गया है। यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। यानी कि आपको आराम से पता चल जाता है जब कोई आपके घर के गेट पे नॉक करता है या फिर आपको डोरबेल का साउंड सुनाई देता है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps। और कई बार आप केवल इस बात से पता लगा लेते हो किसी के पैरों की आवाज से कि कोई आ रहा है। मतलब जो फुटस्टेप्स की आवाज होती है, चहलकदमी जिसे बोलते हैं, उससे हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि कोई मतलब अप्रोच कर रहा है, आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने एक गेम भी खेला होगा जिसका नाम है हाइड एंड सीक। इस गेम में एक पर्सन ब्लाइंड फोल्ड होता है एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। मतलब उसको क्या करना होता है हाइड एंड सीक में, बेसिकली उसको दूसरे पर्सन को ढूंढना होता है। एंड बेसिकली यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब आप हर कोई अलग अलग तरह से खेल सकता है, बट लोग छुप जाते हैं। फिर कई बार वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिससे उस पर्सन को गेस करना होता है कि वो बाकी के प्लेयर्स कहाँ पर है और कौन सा प्लेयर है जो क्लोजेस्ट है उसके। ठीक है, साउंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये हमें हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, और हम डेली अपने आसपास काफी सारे वैरायटी ऑफ साउंड्स को सुनते। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास एक लिस्ट बनाइए उस साउंड की जो अपने आसपास आप सुनते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा। यानी कि अपने स्कूल में आप लोग जो म्यूजिक रूम होता है उसके अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स सुनते होंगे जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनियम। ठीक है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है। हाउ डू वी हियर साउंड। हम साउंड को कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। कुछ साउंड बाकियों से लाउड कैसे होते हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फोटो में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं जैसे कि तबला, सितार, हारमोनियम, फ्लूट, ये सारी चीजें दे रखी। ना सबसे पहले साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। आप करो, जो स्कूल बेल होती है ना उसको टच करो जब वो यूज में ना हो। what do you feel? Again touch it when producing sound. Can you feel it vibrating? मतलब सपोज स्कूल की बेल है, जब वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रही तब आप उसको टच करोगे तो यू विल फील कि अभी तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगी उस टाइम पे अगर आप उसको टच करते हो तो आप वाइब्रेशन फील कर पाओगे। यू विल बी एबल टू फील द वाइब्रेशन। ठीक है, नाउ टेक अ मेटल प्लेट। अब आपको क्या करना है, एक मेटल प्लेट लेनी है या एक शैलो पैन लेना, मतलब कम गहरा पैन लेना है या एक मेटल प्लेट लेनी है। हैंग इट एट अ कन्वेंशनल प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। उसको इस तरह से टांग दो कि वो किसी वॉल को टच ना करे। ठीक है, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। उसके बाद उसको जैसे ये बच्चा स्टिक से मार रहा है ना, वैसे ही आपको उसको बहुत तेज हिट करना है। ठीक है, टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लेट या पैन को फिंगर से टच करोगे बहुत आराम से। क्या आपको वाइब्रेशंस फील हुई? डू यू फील द वाइब्रेशन? अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। उसके बाद क्या करोगे, उसको दोबारा से स्ट्राइक करना है स्टिक्स के साथ एंड होल्ड करना है टाइटली अपने हाथ से जब आप स्ट्राइक करो। डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? मतलब जब उसने साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दिया उसके बाद क्या आपको वाइब्रेशन फील हुई? नहीं होंगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक रबर बैंड लेना है आपको। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। देखो जैसे यहाँ पे प्लेस कर रखा है ना, उस तरह से आपको प्लेस करना है। दो पेंसिल्स को आपको इन बॉक्सेस के बीच में इंसर्ट करना है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। यहाँ पे आप जो ये रबर बैंड को जैसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ना, उसको प्लग करना कह रहे हैं, तो प्लग करना है रबर बैंड को बीच में से। क्या आपको कोई साउंड आया? डज द बैंड वाइब्रेट? तो बेसिकली यहाँ पे वाइब्रेशन भी होगा और साउंड भी आता है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमने क्या पढ़ा है, कोई भी चीज टू एंड फ्रो जाएगी, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी, इसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग, यानी कि बहुत ही टाइटली स्ट्रेच बैंड को जब हम प्लग करते हैं वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, एक बहुत टाइटली स्ट्रेच बैंड को जब हम खींचते हैं, प्लग करते हैं, तो वो वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। When it stops vibrating, it does not produce any sound. जब वो वाइब्रेट नहीं करता, मतलब जब वो स्टॉप हो जाता है, वाइब्रेशन नहीं हो रही होती, तब वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस सब से हम कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि वाइब्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? साउंड से। जब वाइब्रेशन होगी तो साउंड भी आएगा। टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी ले रखा है, वैसे ही क्या करो, आप एक मेटल डिश लो, उसके अंदर पानी पोर कर दो, मतलब पानी भर दो। उसके बाद उसके एजेस को, किनारों को आप एक स्पून से हिट करो, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, स्पून से किनारों को, जो उठा हुआ एंड है वहां पे हिट किया जा रहा है, वैसे ही आप इसको हिट करो। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। उसके बाद आपको क्या साउंड सुनाई दिया ऐसा करने से? उसके बाद आप क्या करोगे, इस डिश को स्ट्राइक करके टच करो। क्या आपको डिश फील हुई कि वो वाइब्रेट कर रही है? इस तरह से आप उसको स्ट्राइक करोगे अगेन एंड अगेन। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, और पानी की सरफेस की तरफ देखिए। डू यू सी एनी वेव्स देयर? यहाँ पानी में आपको कोई वेव्स दिख रही हैं? नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी? सो नाउ इसमें हमें ये बात पता चली कि जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो साउंड के साथ साथ जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा तो वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो कहीं जगहों पे हम लोग, जैसे वाइब्रेशन आती है ना पूरी, यहाँ पे आप देख पाओगे इस एरिया में, आप करके भी देख सकते हो ये चीज। तो साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन यस, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार हम वाइब्रेशंस को देख पाए। हम हर बार वाइब्रेशंस को नहीं देख पाते, कभी कभार ही देख पाते। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। हमें पता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। कुछ केसेस में वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे लिए एकदम इजीली विजिबल है। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको नहीं देख सकते, मतलब वो इतना अच्छे से विजिबल नहीं होता। हल्का सा स्ट्राइक करोगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे तो पानी पे वाइब्रेशन बन रही है इसलिए देख पा रहे हैं, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। टेक अ हॉलो, मतलब खाली, एक हॉलो कोकोनट शेल लीजिए एंड उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाइए जिसे बोलते हैं एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। आप उसे अर्थन पॉट की हेल्प से भी बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। आप उसको अच्छे से मतलब बनाने के बाद देखिए कि उसका आइडेंटिफाइंग वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। इसी तरह से आप फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाइए और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। कुछ में आपको 13.1 में यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, तबला, सितार, हारमोनियम, फ्लूइड, हर कोई अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट है। किसी में हवा से ज्यादा वाइब्रेशन होती है, किसी में स्ट्रिंग से होती है, किसी में मेटल के ही वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो नाउ इधर यहाँ पे लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वाइब्रेटिंग पार्ट, वीणा, स्ट्रेच स्ट्रिंग, तबला, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, फ्लूइड, एयर कॉलम। इसी तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेटिंग पार्ट को हम लोग फिल करके यहाँ पे रख सकते हैं। Now many of you might have seen the manjira, cymbals, the ghatam and the nut, mud pots and the kartal। ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मोस्टली हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में मतलब यूज होती हैं। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सिंपली इनको हम मारते हैं, मतलब बीट करते हैं या इन पे बहुत तेज हिट करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ये मंजीरा हो गया, ये खत्म हो गया, इसको प्रेस करके इस पे लाइक हिट करके साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, नाउ यहां पर है 6 से 8 बोल लीजिए या टम्बलर्स लीजिए। उसके बाद आप उसको पानी से भर दीजिए। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मतलब आप उसमें पानी भर देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, पानी उसमें अलग अलग लेवल तक भर दिया। जैसे पहले वाले में कम है, दूसरे में ज्यादा है, उसके बाद और ज्यादा है। इस तरह से आप पानी को पूरा फिल कर दीजिए। नाउ टेक पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। एक पेंसिल लेके उसको हल्का हल्का सा स्ट्राइक कीजिए। ठीक है, यू विल हियर प्लीजेंट साउंड्स। आपको कई सारे अच्छे अच्छे साउंड सुनाई देंगे। दिस इज योर जल तरंग। इसको क्या बोलेंगे, जल तरंग बोलेंगे। अब यहां पर है, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को, मतलब जो जैसे सपोज यहाँ पे बताती हूँ, एक मिनट रुकिए, ये सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई, या एक सेकंड यहाँ पे कोई क्लियर चीज दिखेगी तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, आई विल शो यू।
सपोज ये हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, हम स्ट्रिंग्स को अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, वो इस स्ट्रिंग्स की बात कर रहा है, जो धागा सा होता है ना, प्रॉपर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को प्लग करते हो लाइक सितार, तो क्या होता है, साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। केवल वो आप स्ट्रिंग का साउंड नहीं सुनते हो, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। मतलब अगर आपने किसी चीज की स्ट्रिंग को हिट किया, ठीक है, उसको आपने एकदम से उसको टच करके उसमें से साउंड प्रोड्यूस किया, तो केवल इंस्ट्रूमेंट, केवल स्ट्रिंग नहीं है जिसमें से साउंड निकलेगा, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेट करता है, एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो हम किसकी बात, हम क्या सुन रहे हैं, एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करते हुए सुन रहे हैं। Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. कई बार कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे तबला हो गया, जैसे और भी चीजें हो गई, जिसमें हमने उसकी पूरी सरफेस को, मेम्ब्रेन को पूरा का पूरा मूव करवाया, वाइब्रेट करवाया, तो केवल वो जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट नहीं हो रही है, ऐसे केस में द होल इंस्ट्रूमेंट, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट कर रहा है। ये बात समझ में आई बच्चा आप लोगों को? नाउ अब इसने क्या बोला, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी पूरी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है? वही आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। ये साउंड मतलब ये कोई भी साउंड आप प्रिपेयर बना सकते हैं, सॉरी, आप एक गाना गाओ या फिर एक जैसे एक बज, बी की तरह बज करो या फिर बहुत तेज बोलो। उसके बाद आप जब ये करोगे ना, तो आप अपने थ्रोट पे हाथ लगाओ, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट, जैसे कि 13.8 पे शो किया इस तरह से, ठीक है। यू विल जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। नाउ डू यू फील एनी वाइब्रेशन? क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील हो रही है जब आप ऐसा कर रहे हो? यस, यू विल फील द वाइब्रेशन। ह्यूमंस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी केयरफुल, द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। यानी कि हमारे अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस करता है या लैरिंक्स, दोनों सेम चीज होती है, ये बात याद रखिएगा। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। यानी कि आप अपनी फिंगर्स को थ्रोट पे रखिए और उसके बाद आप वो हार्ड बम ढूंढ लीजिए जो आपको ऐसा लगता है ना कि जो मतलब मूव करता है। जब आप कोई चीज अंदर स्वेलो करते हो, अंदर गटकते हो, खाते हो, तो वो चीज आपको थोड़ा मूव करते हुए रखती है, उस चीज को आप टच करो। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। दिस पार्ट इज द वॉइस बॉक्स। नाउ इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। कहां पे प्रेजेंट है ये वॉइस बॉक्स? विंड पाइप के ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। सपोज नीचे विंड पाइप है, उसके ऊपर एंड पे ये वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है। दो वोकल कॉर्ड्स इस तरह से स्ट्रेच्ड हैं वॉइस बॉक्स पे। द टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage. I'll show you, बहुत ध्यान से देखना, आपको मेन चैप्टर का ये मतलब जिसे कहते हैं ना मेन सार है, तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखो, ये पोर्शन मैं अभी डिलीट कर दूंगी, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये पूरे वोकल कॉर्ड्स हैं और ये इस तरह से अरेंज है कि बीच में, जिसको मैं पिंक मार्क करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, जो गैप है ये एयर के लिए गैप बना हुआ है, तो वोकल कॉर्ड्स ब्लू वाली और बीच में जो गैप बना हुआ है ये एयर के लिए गैप बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह से अरेंज्ड है, दो वोकल कॉर्ड स्ट्रेच हैं वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स पे इस तरह से कि वो हवा के लिए थोड़ा सा स्लिट उन्होंने छोड़ा हुआ है। When lungs force air through the slit, यानी कि जब लंग्स एयर को स्लिट से जाने देते हैं, when they force, यानी लंग्स हमारे जब हवा को पास करवाते हैं स्लिट में से, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है। मतलब सपोज यहाँ की मैं अगर बात करूं, अंदर से ऐसे हवा नीचे से ऊपर आएगी, तो जब ये ऊपर आएगी हवा ऊपर की तरफ, तो ये पूरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये हमारे वाइब्रेट करते हैं। दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, ओके। इसकी वजह से हमारा जो साउंड हमारा जो प्रोड्यूस होता है, इट इज बेसिकली द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। अब इसमें क्या चीज याद रखनी है? मसल्स जो अटैच हैं वोकल कॉर्ड से, वो कॉर्ड्स को टाइट या लूज बनाती हैं। दे मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। इनकी वजह से कॉर्ड्स कभी टाइट होती है, कभी लूज होती है। जब कोई भी वोकल कॉर्ड्स टाइट और थिन होती हैं, तो क्वालिटी ऑफ वॉइस पे फर्क पड़ता है।
ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट दे आर लूज एंड थिक, मतलब पहले अगर वो टाइट हैं या फिर लूज हैं उससे आवाज कैसी आएगी उस पर फर्क पड़ता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो आप लोगों को। नाउ एक्टिविटी 13.6 में क्या करना है, यहाँ पे दो रबर स्ट्रिप्स लीजिए सेम साइज की, आर सपोज टू टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। इनको दो स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रख के स्ट्रेच करो, ठीक है, यहाँ पे भी शो कर रखा है रबर स्ट्रिप्स लेके उसको स्ट्रेच करा है, ठीक है। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, थोड़ा सा उसके अंदर गैप होगा अगर हल्का सा भी, तो वो आप उसके बीच में से हवा को ब्लो करो। As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. जब इस दो स्ट्रिप्स के बीच में से हल्का सा भी हवा पास होगी, जैसे यहाँ पे भी वही शो कर रखा है, तो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। या फिर आप सेम जो सेकेंड एक्टिविटी में कर रखा है ना, इस तरह से पेपर को बना के यू कैन पुट अपने मुंह के ऊपर, उसके बाद उसमें से हवा पास करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड, आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। हमारी वोकल कॉर्ड भी ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब हम लोग उसमें से हवा पास करते हैं। हवा कहाँ से आती है? लंग्स में से। तो वोकल कॉर्ड्स में से जब हवा निकलती है तो वो वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो। वोकल कॉर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। वोकल कॉर्ड्स आर एक्चुअली मैन में 20 मिलीमीटर लॉन्ग एंड वुमेन में 5 मिलीमीटर शॉर्टर। मतलब मैन में अगर 20 mm है, इट इज इन 20 mm इन मैन, तो 15 mm फीमेल में होगी। चिल्ड्रंस की बहुत ही छोटी वोकल कॉर्ड्स होती है, शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स होती हैं, एंड दिस इज द रीजन वाई द वॉइसेस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। यही रीजन है कि क्यों आवाज मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की डिफरेंट होती है, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला इसने, छोटा सा एग्जाम्पल है। जब आप अपने दोस्त को बुलाते हो जो आपसे थोड़ी दूरी पे खड़ा है, आपका दोस्त आपकी आवाज सुन पाता है, ये साउंड उसके पास कैसे गया, ठीक है। एक मेटल या ग्लास टम्बलर जिस तरह से यहाँ पे शो कर रखा है वो लीजिए। मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, गीला नहीं हो, सूखा हो। उसके अंदर सेलफोन प्लेस कर दो, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे फोन रखा गया है ना। नाउ यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखना है कि सेलफोन को पानी में नहीं रखना है, ड्राई उसमें रखना है टम्बलर में। Ask your friend to give a ring on this cell phone from another cell phone. अपने दोस्त को बोलिए कि इस पे एक बार घंटी बजाए, इस वाले पे, इस फोन पे, और रिंग करे। तो उसके बाद आप ध्यान से रिंग को सुनिए। Now surround the rim of the tumbler with your hand. Now आप क्या करोगे, अपना जो इसका कोना है, मतलब रिम जो है एकदम, उसको अपने हाथ से आप एकदम कवर कर लो, ठीक है। Put your mouth on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? तो बेसिकली क्या किया, जब टम्बलर में डाल के उसने अपने मुंह के पास लेके गया तो एयर भी रिमूव करने की कोशिश करी, एयर सक करने की कोशिश करी, तो एयर बिल्कुल कम हो गई वहां पे, जिसकी वजह से साउंड बहुत कम हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। पहले तो आपने उसको पूरा कवर ही कर दिया, वो खुले में जैसे साउंड एयर से जाता तो वो आपने इस टम्बलर में डालने से वो आधा चला गया। फिर आपने उसको अपने मुंह के पास जब रखा और एयर निकाल ली तो इसमें एयर बहुत कम हो गई। एयर बहुत कम होने की वजह से क्या हुआ, ये जो साउंड है ये आप आराम से सुन पा रहे हैं। यू आर एबल टू, मतलब आपको बहुत हल्का सुनाई दे रहा है। जब फोन को आप बाहर निकाल दोगे तो दोबारा क्योंकि एयर प्रेजेंट होगी तो आराम से हम सुन पाएंगे। दैट शोज कि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो साउंड जो है वो ट्रैवल करता है सॉलिड से। इनफैक्ट हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके देख सकते हैं ताकि ये पता सकें कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग से भी ट्रैवल करता है। स्ट्रिंग्स मतलब ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ना यहाँ से भी, ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आपने बचपन में कभी ना कभी करा होगा। सो यहाँ पे ये कप लेके इसको, इसके बीच में एक स्ट्रिंग लगाई हुई है और इसके बाद इसको जब ज्वाइन किया तो वो इजीली साउंड ट्रैवल कर रहा है, यहाँ की आवाज वहां पे सुनाई दे रही है, ठीक है। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। हाउ डू वी हियर इट? हमने देखा है कि
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो साउंड सारी डायरेक्शन में जाता है एक मीडियम के अंदर। हमें कैसे सुनाई दिया ये देखो ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर ईयर कि हमें कोई चीज कैसे सुनाई देती है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हमें जो भी चीजें सुनाई देती है हमारे कानों के थ्रू सुनाई देती है। हमारा जो शेप है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। फनल आपको पता है ना, इट्स अ स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको फनल जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, यानी उसकी शेप जो है फनल जैसी है। जब साउंड उसमें एंटर करता है तो वो एक कैनल से ट्रांसफर होके पहुंचता एक थिन मेम्ब्रेन तक। मतलब साउंड बाहर से ट्रैवल होते हुए कैनल के थ्रू जाते हुए एक थिन मेम्ब्रेन पे गया जिसको टाइटली स्ट्रेच करा हुआ है। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। कौन सी चीज को? ये जो थिन मेम्ब्रेन है। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ईयर ड्रम। और अब समझने के लिए कि वो क्या करता है हम इसको मॉडल को समझेंगे। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट्स एंड। यानी कि एक प्लास्टिक या टिन कैन ले, उसका जो एंड है, देखो जैसे यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हटा रखा है ना, तो वो एंड आप हटा दीजिए। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। यानी कि ऐसे रबर बैंड का जो पूरा स्ट्रेच जो मेम्ब्रेन है इसको उसके ऊपर पूरी तरह से कवर कर दो। 4 or 5 grains of dry cereals on the stretched rubber। आप 4 से 5 ग्रेन्स, चाहे वो चावल हो गए चाहे वो गेहूं हो गए, वो इस मेम्ब्रेन पे रखोगे। ठीक है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। अब आप क्या कहोगे? आप अपने दोस्त को बोलोगे कि नीचे से जो खुला वाला एरिया, दूसरी वाली साइड तो मेम्ब्रेन है, नीचे से हुर्रे हुर्रे बोलना है। ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन। जब वो हुर्रे हुर्रे बोलेगा तो ये जो ग्रेन्स हैं ये डांस करने लग रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कैसे वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। Why do the grains jump up and down? The question is very easy. Basically, it is because of the vibration. Now, जो ईयर ड्रम है वो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट है। हमारा जो ईयर ड्रम है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ईयर ड्रम इज अ स्ट्रेच शीट जो क्या करता है, जो साउंड वाइब्रेशन जब आते हैं तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। जब साउंड वाइब्रेशंस आते हैं तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। The eardrum send vibration to the inner ear। ईयर ड्रम से वाइब्रेशन इनर ईयर तक जाता है, अंदर की साइड तक जाता है कान के। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और वहां से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन तक। तो ईयर ड्रम सेंड करता है वाइब्रेशन इनर ईयर तक, इनर ईयर से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन तक, और दैट इज हाउ वी हियर। और ऐसे हमें कोई भी चीज सुनाई देती है। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू अवर ईयर। It can damage the eardrum. The damaged eardrum can impair hearing। कभी भी कोई शार्प चीज, कोई पॉइंटेड और हार्ड चीज हमें अपने कान में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। ओके। नाउ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है जो साउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमने क्या पढ़ा है? कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है टू एंड फ्रो, तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। इस मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इस मोशन को? ऑसिलेटरी मोशन। ये बात तो आ गई समझ में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। हमने ऑसिलेटरी मोशन 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th क्लास में भी पढ़ा है। तो ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं पर सेकेंड उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यानी एक सेकेंड में, पर सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व मतलब एक्सप्रेस करते हैं किसमें? हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। इसका सिंबल है HZ, दैट इज H और Z। A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second। तो एक फ्रीक्वेंसी जिसकी मतलब 1 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 1 ऑसिलेशन हुआ है पर सेकेंड में। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी?
अगर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है 20 टाइम एक सेकेंड के अंदर, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताना है। यू कैन रिकोगनाइज, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करते हैं हम। यू कैन रिकोगनाइज मेनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम रिकोगनाइज कर सकते हैं कई सारे फैमिलियर साउंड्स बिना किसी ऑब्जेक्ट को देखे बिना, मतलब जिस चीज से वो साउंड आ रहा है उसको देखे बिना हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। कैसे पॉसिबल है ये जो साउंड है ये डिफरेंट होते हैं, और ये हमें इस डिफरेंट होने की वजह से हम साउंड्स को पता लगा पाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? क्या आपको पता है कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अलग बनाते हैं? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं किसी भी साउंड की। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? यानी क्या हम साउंड्स को वो कितने अलग हैं ये बता पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? सुनाओ, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों अलग चीजें होती हैं और वो काफी हेल्प करती हैं किस चीज को, साउंड को आइडेंटिफाई करने में। नाउ यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज छोड़ी हुई थी, उसको भी कवर कर लेते हैं। एक फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर 20 टाइम्स कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? ऑब्वियसली बात है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में 20 है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है जितना वो ऑक्सीलेट करता है उस ऑक्सीलेशन की, तो इट वुड बी 20 हर्ट्ज, ठीक है। So that would be the frequency. Now यहाँ पर है take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. Tumbler दे रखा है और यहाँ पे एक tablespoon दे रखी है, आपको उसको strike करना है इसके साथ, मतलब उसको आपको hit करना है। Thermocol ball touching the vibrating glass tumbler. तो thermocol ball है वो touch कर रही है vibrating glass tumbler को, ठीक है। Hear the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? मतलब पहले बार आपने थोड़ा हल्के से हिट किया था, उसके बाद अब आपने थोड़ा ज्यादा तेज हिट करा, क्या कुछ फर्क पड़ा? Is the sound louder when the tumbler is struck hard? मतलब क्या साउंड पे कुछ फर्क देखने को मिला जब आपने बहुत तेज हिट किया? Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler. अच्छा पहली बार में हम लोगों ने यहाँ पे टेबल स्पून ली थी विच इज ऑफ मेटल ऑब्वियसली, और दूसरी बार में हमने थर्माकोल लिया है, ठीक है। नाउ आपने जब थर्माकोल लिया दूसरी बार में तो क्या हुआ, आपको क्या देखना है, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। आपको क्या करना है, एक थर्माकोल बॉल लगाई जो कि टम्बलर को टच कर रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे लगानी है। उसके बाद वाइब्रेट करोगे टम्बलर को, उसको हिट करके, इसको स्ट्राइक करके, और ये देखना है कि कितनी दूर वो जो बॉल है वो डिस्प्लेस हो रही है, हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस। जो डिस्प्लेसमेंट है बॉल की इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। कितनी दूर जा रही है वो बेसिकली ये बता रहा है कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे नहीं दे रखा। सपोज मैं किसी चीज को ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अगर वो कह रही हूं कि कोई चीज ऐसे उठ के ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे, उसके बाद बहुत ऊपर चली गई, फिर ऐसे चली गई, तो ये जो है ना, दिस इज शोइंग योर एम्पलीट्यूड, कितना ज्यादा लाउड है। इसका रिलेशन है लाउडनेस से कि कोई चीज कितनी लाउड है। और अगर मुझे सेम चीज दिखानी है वाइब्रेशन की, तो एक जगह वो ऐसे शो कर रही है और एक जगह वो ऐसे शो कर रही है, तो ये शो कर रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये शो कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे कम है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यहाँ पे है, नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन विद सम फोर्स कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन द 2 केसेस, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर, किसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम रिलेट करते हैं लाउडनेस से, तो यहाँ पे ये पढ़ने वाले एक बार मैं बता देती हूँ। Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. तो loudness जो है किसी भी sound की वो proportional है square of the amplitude of the vibration जो sound produce कर रही है, यानी कि amplitude के square को हम बोलेंगे कि it is directly proportional to the loudness. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4. क्योंकि सिंपल सी बात उसने क्या बोली है कि लाउडनेस क्या है यहाँ पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के।
तो अगर मैंने लाउडनेस को इंक्रीज कर दिया, मतलब सॉरी, अगर एम्पलीट्यूड यहाँ पे डबल हो गई तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, फैक्टर ऑफ 4। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, डेसिबल में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब यहाँ पे आपको किसी किसी जगह से जो लाउडनेस, जो साउंड आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल सांस लेना, थोड़ा धीरे धीरे विस्पर करना, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना, बिजी ट्रैफिक एंड एक फैक्ट्री। तो आप देख सकते हो नॉर्मल ब्रीथिंग में बहुत हल्का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, 10 डेसिबल, फिर 30, फिर 60, फिर 70, फिर 80, बहुत ज्यादा है। अगर 80 डेसिबल से ऊपर जाता है तो नॉइज जो होती है हम बोल देते हैं फिजिकली पेनफुल है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई बार इनफैक्ट ट्रैफिक में ही हम लोग नहीं सुन पाते हैं, इतना शोर हो रहा होता है, इतने हॉर्न्स बज रहे होते हैं। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो हमारी जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा तेज नॉइज आ रही है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। कोई चीज कितनी तेज आवाज में आ रही है वो डिपेंडेंट होता है उसके एम्पलीट्यूड पे। वेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो लाउड होता है। जब एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड जो प्रोड्यूस है बहुत हल्का होता है, फीबल होता है, आप उसको इतना अच्छे से सुनते नहीं हो, ठीक है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। पिच की बात करते हैं यहाँ पे। अगर आपने ध्यान से सुना हो, कोई बच्चा जब रोता है तो कई बार उसकी आवाज बहुत ज्यादा कानों में घुसती है, ठीक है, बहुत तीखी आवाज लगती है, कई बार बहुत अनोइंग भी लगती है। दैट इज बिकॉज उसकी आवाज श्रिल होती है। श्रिल मतलब होता है उसकी आवाज की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई है, या फिर आप कह सकते हो पिच जो है वो हाई है, ठीक है। कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस? क्या कोई डिफरेंस है? इफ द टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ। यानी कि दो साउंड्स अगर इक्वली लाउड हैं तो किसी तरह से वो डिफर करते हैं, कैसे? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वाइब्रेशन की तो हम बोलते हैं कि साउंड बहुत श्रिल है, और अगर हम बोलते हैं कि किसी की फ्रीक्वेंसी लो है तो हम बोलते हैं साउंड हैज लोअर पिच, ठीक है। सो साउंड अगर श्रिल है मतलब हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, और अगर लो है पिच या फिर लो फ्रीक्वेंसी तो मतलब वाइब्रेशन भी लो है। जैसे कि ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी से, बहुत ज्यादा तीखी और पैनी आवाज नहीं होती, लेकिन अगर आप एक सीटी की आवाज सुनोगे विसिल की तो काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो वही उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड एक विसल हैज हाई फ्रीक्वेंसी and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch roar. लॉयन का एम्पलीट्यूड हाई है लेकिन आवाज बहुत श्रिल नहीं है, एक बर्ड की आवाज बहुत हाई पिच। However, the roar of lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. ये बात समझ में आई? So there is a very big difference between amplitude and pitch. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। Every day you hear the voices of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of a child is higher than that of an adult? एक बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी है आवाज की वो थोड़ी अलग होती है एज कंपेयर टू एडल्ट। बच्चे की वोकल कॉर्ड बहुत छोटी होती है, फीमेल की वोकल कॉर्ड बहुत छोटी होती है, तो उससे उनकी वो आवाज थोड़ी ज्यादा शार्प हो जाती है, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज जिनकी वोकल कॉर्ड थोड़ी सी बड़ी होती है। ऑल्दो वेरिएशन देखने को मिलता है, बट ये एक बेसिक साइंस का एक्सप्लेनेशन है कि क्यों बच्चों की आवाज काफी ज्यादा हाई पिच साउंड करती है, बहुत श्रिल साउंड करती है। नाउ दिस इज वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड समझते हैं। हम लोगों को पता है कि हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए साउंड के प्रोडक्शन के लिए। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? क्या हम सारी वाइब्रेटिंग बॉडीज का साउंड सुन पाते हैं? The fact is that sound of frequencies less than 20 vibration per second cannot be detected by the human ear. यानी कि जो भी साउंड फ्रीक्वेंसी यानी जिसकी भी 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम है, या फिर जिसे बोले अगर सिंपल लैंग्वेज में 20 हर्ट्ज से कम है, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब 20 हर्ट्ज, उससे कम है तो हम उसको ह्यूमन ईयर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम उसे नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद है ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन दैट अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर।
तो अगर हम बोल रहे हैं किसी की 20,000 वाइब्रेशन है पर सेकेंड, या सिंपल लैंग्वेज में 20 किलो हर्ट्स है, तो वो साउंड भी हम नहीं सुन सकते। इसीलिए ह्यूमन के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्स है। इससे पहले और इसके बाद का साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कई एनिमल्स हैं जो साउंड सुन सकते हैं हायर देन 20,000 हर्ट्स। ठीक है, डॉग्स के पास ये एबिलिटी होती है। पुलिस हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स यूज करती है क्योंकि उसके अंदर 20,000 हर्ट्ज पर सेकेंड से ज्यादा वाइब्रेशन होती है, तो डॉग्स उसको सुन पाते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन पाते हैं। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जब कोई बेबी होता है या फिर नॉर्मली भी बॉडी के चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन, एंड वो इक्विपमेंट क्या करता है, काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, नॉइज एंड म्यूजिक की बात करते हैं। हम लोग अलग अलग साउंड सुनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या हमेशा ही हमें सारे साउंड अच्छे लगते हैं? डज अ साउंड समथिंग कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? कई बार ऐसा होता है कि साउंड हमें डिस्कम्फर्ट कर रहा है, हमारे लिए सही नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर इज सम आर नॉट। कुछ साउंड्स अच्छे लगते हैं कान में, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन साउंड चल रहा है, तो वो आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आपको वो साउंड अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? क्या आप साउंड एंजॉय करते हो जो बसेज और ट्रक से आता है? ऐसे अनप्लीजेंट साउंड्स जो हमें अच्छे नहीं लगते, उनको हम डालते हैं नॉइज की कैटेगरी में। एक क्लासरूम में अगर सारे बच्चे साथ में बोले तो वो हम उसको नॉइज बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड अच्छे लगते हैं। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूजिकल साउंड जो है कान के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी प्लीजिंग। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड, यानी कि जो साउंड एक हारमोनियम से प्रोड्यूस होता है वो एक म्यूजिकल साउंड कहलाता है। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव आउट अ म्यूजिकल साउंड, यानी सितार की जो स्ट्रिंग है वो भी एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करती है। बट अगर बहुत ज्यादा तेज बजा दे कोई गाना, जैसे शादियों में कई बार बहुत लाउड हो जाता है डीजे के पास गाना, तो वो अनप्लीजेंट हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। आपने अभी तक एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, जब अनवांटेड गैसेज और पार्टिकल्स एयर को खराब करते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? नॉइस पोल्यूशन के बारे में। सिमिलरली, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ज्यादा या अनवांटेड साउंड्स का प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट में, उसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? क्या आप ऐसे कुछ सोर्सेज के बारे में बता सकते हो? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। कई जो रीजंस होते हैं नॉइस पोल्यूशन के, वो होते हैं व्हीकल का साउंड, एक्सप्लोजन, बर्स्टिंग यानी पटाखों के फटने की आवाज, मशीन्स, लाउड स्पीकर। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो अगर बहुत तेज सुना जाए, कुछ किचन अप्लायंसेस जैसे मिक्सी वगैरह, डेजर्ट के कूलर्स, एयर कंडीशनर, ये भी कई हद तक नॉइस पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अगर नॉइस पोल्यूशन हो भी रहा है तो उसका क्या नुकसान है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम? यानी कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइज हमारे आसपास प्रेजेंट होगी तो इसकी वजह से कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सोने में प्रॉब्लम होना, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, और कई ऐसे डिसऑर्डर हैं जो नॉइस पोल्यूशन की वजह से होते हैं। एक पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। एक पर्सन जिसको हम एक्सपोज करते हैं बहुत ज्यादा लाउड साउंड से, यानी इसको बार बार हम बहुत तेज साउंड सुना रहे हैं, तो उसको हमेशा के लिए या फिर टेम्परेरी हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, ऐसे मेजर्स जिससे हम नॉइस पोल्यूशन को लिमिट कर पाए, वो कौन कौन से होंगे? टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। अगर नॉइज को कंट्रोल करना है तो आपको सोर्सेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, कहां से नॉइज आ रही है। ठीक है, हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? कैसे कर सकते हैं? साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल किए जाते हैं कई बार क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट के इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस में। आपने देखा होगा कई लोग बाइक पे जाते हैं, बहुत तेज आवाज आती है, साइलेंसर हटवा देते हैं वो,
तो इतनी तेज तेज आवाज आती है विच इज एक्चुअली नॉट अलाउड, बट वो आपका जो साइलेंसिंग डिवाइस है ना वो इंस्टॉल करना चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, जिससे आवाज ना आए। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन एन रेसिडेंशियल एरिया? एक रेसिडेंशियल एरिया में नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सारे जो भी नॉइजी ऑपरेशंस हैं वो थोड़े दूर करने चाहिए ऐसी जगह पे जहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज को हमें थोड़ा दूर सेटअप करना चाहिए। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स को मिनिमाइज करना चाहिए, गाड़ियों के जो हॉर्न्स होते हैं उसको मिनिमाइज करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए? लो वॉल्यूम पे रन करना चाहिए। ट्रीज को प्लांट करना चाहिए अलोंग द रूट्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंट, दस रिड्यूस। देखो जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज क्या करते हैं? वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स ताकि वो साउंड्स को कट डाउन कर सकें जो लोगों के कानों तक पहुंच रहा है, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? अब हम पढ़ेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट पे, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने में प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बहुत रेयर है वो बर्थ से ही होती है लोगों को। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज, इंजरी और एज। लोगों को थोड़ा कम सुनाई देने लग जाता है, वो बीमारी की वजह से, किसी इंजरी की वजह से या एज की वजह से हो सकता है। चिल्ड्रन जिनकी इम्पेयर्ड हियरिंग होती है उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे जिनकी सुनने में जो मतलब हियरिंग है वो काफी अच्छी नहीं है, दे नीड स्पेशल केयर। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेजेस सच चिल्ड्रंस कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। साइन लैंग्वेज को यूज करके ऐसे बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं काफी अच्छे से। बिकॉज स्पीच डेवलप एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, अ चाइल्ड विद द हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। क्योंकि स्पीच जो डेवलप होती है वो डेवलप होती है सुनने से, तो इसीलिए अगर किसी को बचपन से सुनने की प्रॉब्लम है तो शायद उनको बोलना भी ना आए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले प्रॉब्लम थी लेकिन अब ऐसे कई डिवाइसेस बन चुके हैं जिससे लोगों को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेटर हो चुकी है। और सोसाइटी भी काफी कुछ कर सकती है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज द होल चैप्टर। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, एम्पलीट्यूड, पिच, नॉइज एंड म्यूजिक, साउंड प्रोपगेशन, ईयर, ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार आप लोग सारे 8th की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, 8th की साइंस की प्लेलिस्ट। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट देखने हैं स्पेशली एसएसटी वगैरह, वो सारे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सॉरी दिस इज एस। सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड मैंने 8th के क्वेश्चन आंसर्स की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बाकी सारे टॉपिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, तो जिसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। साउंड्स।